कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मिस आरजू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जी आज का जो टॉपिक है वो है ऑटिज्म इन प्री स्कूल इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। एक्चुअली स्पेशल नीड्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों में, मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ऑटिज़म आज के लिए चूज़ किया क्योंकि ये आजकल अवेयरनेस इसकी बहुत ज़्यादा। एक्सक्यूज मी आरजू, जी आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, अब मेरा माइक मेरा ख्याल नीचे छुपा हुआ था। अब आ रही है आपको आवाज़? थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। मैं काफी ऊंचा बोल रही हूँ। अब आ रही है आपको आवाज़? हमें तो आ रही है। नहीं चले, आपको आ रही है तो बाकी पार्टिसिपेंट्स का मुझे नहीं पता, मुझे बहुत धीमी आ रही थी इनकी आवाज़। जी जी मैम, ऑडिबल है। ओके ओके। मैम आप स्टार्ट करें, वी कैन हियर यू। जी जी, वी आर वेटिंग। ठीक है। मेरी बात हाँ मैम, आरजू शुरू करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब आपको क्लियर आ रही है आवाज़? आ रही है फाइन। अच्छा जी। तो ऑटिज्म इन प्री स्कूल, सिर्फ मैंने ऑटिज्म का आज का चुना था क्योंकि हमारे पास 1 घंटा है। मैं चाह रही थी थोड़ा सा मैं टच करूं ऑटिज्म को, उसके साथ इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में होंगी, और इसके लिए मेरा ख्याल, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने टाइम रखा आंसर्स के लिए भी। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही आप काइंडली मुझे बता दें, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि सब सुन रहे हैं। जी, तो यहाँ पहले हम शुरू करेंगे इससे कि व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म असल में है क्या? Autism or autism spectrum disorder refers to a broad range of conditions characterized by challenges with social, repetitive behavior, speech and non-verbal communication. यानी कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें काफी वाइड रेंज है कंडीशंस की। यानी कि ये एक डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ सर में दर्द है तो सिर्फ सर में ही दर्द है। ये एक कंडीशन का नाम है और लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। ये हमेशा रहती है, मतलब अब तक की रिसर्च के मुताबिक। और इसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये किसी बीमारी की तरह हम इसकी कोई दवाई खा के इसका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ थेरेपीज के जरिए इसको मैनेज किया जा सकता है। तो इसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं, जिसमें रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, स्टेमिंग करते हैं, और मतलब बार बार रेपिटेटिव यानी कि रॉकिंग करते हैं, बार बार उन्हीं बिहेवियर्स को दोहराते हैं, उन एक्शंस को दोहराते हैं। फिर उनकी स्पीच जो है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऐसे बच्चों की भी है जो नॉन वर्बल होते हैं, और पूरी ज़िंदगी इवन स्पीच थेरेपीज़ के बावजूद भी वो वर्बल नहीं हो पाते, और कई दफ़ा बहुत कम किसी हद तक होते हैं और या नहीं हो सकते, और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है और काफ़ी अच्छी उनकी स्पीच हो जाती है। अच्छा, ऑटिज्म के जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? चैलेंजेस हैं कि सबसे पहले क्योंकि वो उनकी स्पीच में उनको प्रॉब्लम होता है, तो वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना जो है ना वो उनका बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर वो नॉन वर्बल हैं तो उनको क्योंकि स्पीच नहीं है, और वो जो भी वो कुछ बात करना चाहते हैं, जो भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जब वो नहीं कर पाते तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और आपने शायद ऑब्जर्व किया हो बहुत से बच्चों को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, चीखते हैं, और काफ़ी अग्रेसिव किस्म के बिहेवियर्स उनके हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी वो वर्बल नहीं होते और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
और फिर ये भी होता है कि क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनकी इंटरेक्शन जो दूसरे लोगों के साथ है वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कई दफ़ा वो खुद भी इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। अगर आप कोशिश करें कि आप उनके साथ उनके खेल में उनको ज्वाइन करें, तो ये भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो इस बात को भी पसंद नहीं करते। और इसके साथ फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है कि रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड इस सेंस में होते हैं कि वो 2 या 3 बिहेवियर्स ही वो होते हैं जिनको वो रिपीट करते चले जाते हैं, यानी उनके पास जो बिहेवियर्स हैं उनकी वैरायटी नहीं होती। अब हम स्टैट्स पे आते हैं कि इसकी स्टैटिस्टिक्स इसके प्रेवलेंस की क्या है। 1 in 54 चिल्ड्रन इन यूएस उनका डायग्नोसिस हुआ है ऑटिज्म के लिए। पिछली दफ़ा मुझे याद है कि 2019 में मैंने एक दो सेमिनार्स किए, नॉट एक दो, वो काफ़ी ज़्यादा जो किए, उनमें तब तक जो स्टैट्स थी वो थी 1 in 59। और ऑल ऑफ अ सडन कुछ महीनों बाद ही जब दोबारा मैंने चेक किया, तो अब 1 in 54 है, यानी कि इसकी जो प्रेवलेंस है वो बढ़ती जा रही है। और पिछली दफा के स्टैट्स जो थे उससे पिछली दफा में 15% का जंप था, और इस दफा अराउंड 10% का जंप है। तो ये काफी ज्यादा है, और बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन हो रहा है, या इसका डायग्नोसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। 1 in 34 बॉयज। अब बॉयज जो हैं उसमें ये है कि 34 में से एक बच्चा, यानी हर 34 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, और लड़कियों में 144 में से एक लड़की। जब आप इन नंबर्स को देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 34 बॉयज हैं और 144 गर्ल्स हैं। तो अभी तक तो कुछ सालों तक ये समझा जाता था कि शायद ऑटिज्म डिसऑर्डर सिर्फ लड़कों में ही ज्यादा होता है और लड़कियों में कम होता है। लेकिन अब रिसेंटली काफी सालों से रिसर्च ये कहती है कि इसमें मेरी जो स्लाइड है, मैंने इसको मुझे तो सही नजर आ रही है स्लाइड जो मैंने स्क्रीन शेयर की है, उस पे मेरी स्टैट वाली स्लाइड चल रही है। बस आप ये करें, जो साइड पे जो आपको अलग से 1 2 3 नजर आ रहा है, आप उस पे जाके क्लिक करें तो वो फिर साथ साथ आती जाएगी। हमें सिर्फ आपकी फर्स्ट नजर आ रही है। अच्छा, मैं नाउ इट्स बेटर, नाउ वी कैन सी दैट। अच्छा, उस तरह से, अच्छा, मैं वो स्लाइड शो किया हुआ था ना, तो मैं उसको चेंज कर रही थी, लेकिन मैं समझ रही थी आपकी भी चेंज हो रही होगी। अच्छा, अब मुझे समझ आई आपकी नहीं हो रही थी। मैं अपनी चेंज करे जा रही हूँ और मुझे नहीं पता। तो अच्छा, ऑटिज्म के चैलेंजेस हमने कवर कर लिए। स्टैट जो मैं आपको अभी बता रही थी, अगेन बॉयज 34 में से एक बच्चा और 144 में से एक बच्ची। तो जो रिसेंट रिसर्च है वो ये कहती है कि एक्चुअली लड़कियों में भी इसकी प्रेवलेंस जो है वो 1 in 144 लड़की नहीं है, बल्कि शायद इसकी प्रेवलेंस इससे ज्यादा है। लेकिन डिफरेंस उसमें ये है बॉयज एंड गर्ल्स में कि बॉयज के जो सिम्टम्स हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं फ्रॉम गर्ल्स। जिनके जो गर्ल्स में इसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस वजह से बहुत सी लड़कियां जो है उनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। और दूसरा, लड़कियों में ये भी एक आप क्वालिटी कह लें कि उनको मास्क करना आता है। मतलब जो भी वो फील कर रही होती हैं या जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं ना, वो उनको छुपाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाती हैं। स्पेशली जब वो किसी सोशल सेटिंग में होती है, किसी गैदरिंग में होती है, लोगों के दरमियान होती हैं वो बच्चियां, तो उनको मास्क करना आता है, और वो उसी तरह से उनकी जो कम्युनिकेशन है वो वैसे ही होती है जैसी दूसरे लोगों की होती है। Boys are 4 times more likely to be diagnosed with autism. तो अभी तक यही कहा जाता था कि बॉयज जो हैं उनमें ऑटिज्म ज्यादा है और 4 times ज्यादा है, लेकिन अब जैसे जैसे लड़कियों में इसकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका पता चलता जा रहा है, लड़कियों की जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं उनका पता चलता जा रहा है, तो उनका डायग्नोसिस भी ज्यादा होता जा रहा है पहले से। अब ऑटिज्म प्रेवलेंस का ये एक चार्ट है जो मैंने ऑटिज्म स्पीक
स्पीक्स से लिया है, और इसमें आप देख रही होंगी कि इसका जो इसकी प्रेवलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, और 2020 में अब 1 in 54 बच्चे जो हैं उनको ऑटिज्म है। अब कॉजेज ऑफ ऑटिज्म, कॉजेज क्या हैं? अभी तक की रिसर्च के मुताबिक जो जीन्स हैं सबसे ज्यादा उनके बारे में कहा जाता है कि वास्ट मेजॉरिटी केसेस जो हैं ऑटिज्म के वो जीन्स की वजह से हैं, यानी कि जेनेटिकली ये डिसऑर्डर हमें पास होता है, यानी कि फैमिली में पहले से किसी ना किसी में ये कंडीशन पाई जाती है। अब क्योंकि मैं बहुत से पेरेंट्स से मिलती हूँ, बहुत से बच्चों को देखती हूँ, तो अक्सर पेरेंट्स से मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में तो पहले ये है ही नहीं है और हमने तो पहली दफा देखा है। तो उसमें ये होता है कि फिर जब हम उनकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, और फिर अक्सर मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप सोचें, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ जाएं, थोड़ा सा ग्रैंड आंट्स, अंकल्स, उनके बारे में सोचें, और जब वो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है इस मामले में, तो वाकई से पता चलता है कि कोई ना कोई फैमिली मेंबर रहा होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेरेंट्स से डायरेक्टली वो आए या ग्रैंड पेरेंट्स से आए, इवन आंट्स और अंकल्स बोथ साइड्स, यानी माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी, किसी भी तरफ से वो जीन्स में आ सकता है, और वो एकदम से, वो पहले वो रिसेसिव थी और वो एकदम से बाहर आ जाती हैं, और वो बच्चे में आपको वो नजर आना शुरू हो जाती है वो कंडीशन। फिर दूसरा इसका रिलेशन जो है वो पेरेंट्स की एज पर के साथ भी है। बहुत सी रिसर्च मैंने ऐसी भी पढ़ी है जिसमें रिजल्ट्स ये बताते हैं कि जितनी ज्यादा पेरेंटल एज होगी, ऑटिज्म होने के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली अगर मदर की और फादर की एज 35 मिड 30s से लेकर ऊपर होगी, तो उसमें भी चांसेस जो हैं वो, मतलब रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है। और फिर काफी सालों से, मतलब मोर देन 20 इयर्स, एक ये भी चलता रहा है डिबेट के वैक्सीन्स की वजह से, जो वैक्सीनेशन हम बच्चों की करवाते हैं पैदाइश के बाद से, तो पेरेंट्स जो हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है बल्कि अभी भी है, जो ये कहते हैं कि वैक्सीन्स की वजह से उनके बच्चे में ऑटिज्म आया है। और उसमें एक्चुअली होता ये है कि एक ऑटिज्म की एक टाइप ऐसी है जो बाय बर्थ आपको उसमें काफी सिम्टम्स जो है ना वो नजर आ जाते हैं, विद इन मंथ्स आपको रेड फ्लैग्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो आप में वो चीजें ज्यादा क्लियर नजर आना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसी रिसर्च भी मैंने पढ़ी है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, और उनमें मेरा अपना बेटा भी शामिल है एक्चुअली, कि 2 इयर्स तक उनकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होती है। नॉर्मल से मतलब ये है कि वो जितने भी माइलस्टोन्स हैं वो पूरे कर रहे होते हैं, उनकी हर चीज ठीक होती है, वर्बल भी होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी होती है एज अप्रोप्रिएट, और ऑल ऑफ अ सडन 2 साल की एज के बाद वो अपनी बहुत सी जो माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए होते हैं वो उनमें वो खत्म हो जाते हैं। जिस तरह स्पीच का मैं कहूंगी कि अगर वोकैबुलरी बच्चे की लेट्स से 50 वर्ड्स थी, तो वो बिल्कुल 0 पे चली जाती है। मेरे अपने बेटे के साथ ऐसा हुआ था। तो उसके साथ फिर जो पेरेंट्स थे वो ये कनेक्ट करते हैं कि वैक्सीनेशन क्योंकि अराउंड उसी दौरान होती है, 2 इयर्स 24 मंथ्स 18 मंथ्स ऑनवर्ड्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ यही वाले वो होते हैं मंथ्स जिसमें वैक्सीनेशन भी होती है, तो पेरेंट्स जो है ना उसको कनेक्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, इवन दो कि अब रिसर्च ने इसको प्रूव कर दिया है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं अभी भी कनाडा में, मैं बहुत से पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं करवाई, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। पिछले दिनों एक पेरेंट्स से जिन्होंने अपने बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी, और वो फ्रांस उनका वेकेशन पे गए, पिछले साल की बात है, और वेकेशन के बाद वो वापस आए और उनका बच्चा मीजल्स के साथ वापस आया, और ही वेंट टू स्कूल, और उसने वो मीजल्स जो है वो अपनी क्लास में स्प्रेड कर दिए, और कुछ बच्चों को हुए
हुए और वो मतलब काफी उनको फिर ब्लेम किया गया कि आप मतलब इतने रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऐसा होता है कि अभी भी हो रहा है कि लोग पेरेंट्स जो हैं वो नहीं करवाते। अच्छा, अब है अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम। अब हम इसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक स्पेक्ट्रम है, इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ एक बीमारी और उसके 5 सिम्टम्स हों, या एक बीमारी है और उसके 4 सिम्टम्स हैं, या एक बीमारी है और उसके 3 सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम है। जिस तरह कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, उसी तरह इसमें भी डिफरेंट शेड्स होते हैं, लाइट और डार्क के। और इसीलिए कहते हैं कि हर बच्चा जो ऑटिज्म का शिकार है वो यूनिक है, यानी कि वो एक बच्चा दूसरे से नहीं मिलेगा। ये किसी डिजीज की तरह नहीं है कि सर में दर्द है तो दूसरे के सर में, 2 लोगों के सर में दर्द है तो वो सर में ही दर्द है। जबकि ऑटिज्म में ये है कि अगर 2 बच्चों को ऑटिज्म है तो उनके जो सिम्टम्स, उनका जो कैरेक्टर होगा वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगा। और उसमें काफी आप आगे जाके देखेंगे कि उसमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। अब स्पेक्ट्रम को जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले मैं आप का एक इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आप मोस्ट प्रोबेबली आप इसको जानती हो, टेम्पल ग्रैंडलिन। ये एक खातून है जिनको ऑटिज्म है, और शी हैज अ पीएचडी इन एनिमल साइंसेस, और अब तो ये काफी एज की हैं। लेकिन ये काफी आजकल भी ये बहुत ज्यादा वेबिनार्स करी हैं, लाइव इनके सेशंस हो रहे हैं, जिनमें से मैंने भी 1-2 अटेंड किए हैं, और बहुत ही अच्छा ऑटिज्म के बारे में को एक्सप्लेन करती हैं। और जिस तरह से वो लोग जिनको ऑटिज्म है वो क्या फील करते हैं, ये उनके बारे में बहुत अच्छा बताती हैं। और इनकी बहुत सी बुक्स भी हैं, जिनमें से मोस्टली मैंने सारी तकरीबन पढ़ी हुई हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये जो कह रही हैं, ये क्या कहती हैं कि द वर्ड ऑटिज्म स्टिल कन्वेज अ मैसेज, के मतलब वो ऐसा, उसका कोई मैसेज है जिसका मतलब ये है कि एक बहुत ही ड्रेडफुल सा उसका जो मतलब है वो लोगों में जाहिर होता है। जिस तरह से ऑटिज्म को एक्सप्लेन किया जाता है, या जिस तरह इसको बयान किया जाता है, दिखाया जाता है, विजुलाइज किया जाता है, वो ऐसे है कि बच्चा होगा जो म्यूट होगा, बोल नहीं पा रहा होगा, रॉकिंग हर वक्त करता होगा, स्क्रीम करता होगा, स्टिमिंग करता होगा, हैंड फ्लैपिंग करता होगा, मतलब जितने भी वर्ड्स और नेगेटिव किस्म के सिम्टम्स हैं वो सब उस बच्चे में पाए जाते होंगे। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हम हमेशा ऑटिज्म को बच्चों से क्यों रिलेट करते हैं। मतलब आपने कभी ये सोचा है कि इतने अरसे से ऑटिज्म इस दुनिया में है, पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस मेरा ख्याल है बहुत नई है, लेकिन एटलीस्ट जब से मैं कनाडा में आई हूँ, लास्ट 22 इयर्स, इससे भी शायद बहुत पहले, लेकिन मतलब मैं तब से तो मैं भी सुन रही हूँ। और मतलब डायग्नोसिस हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो आखिर जो लोग इमेजिन करें कि जो लोग 20 साल पहले डायग्नोस हुए होंगे या 25 साल पहले डायग्नोस हुए होंगे, आखिर अब वो एडल्ट्स होंगे। लेकिन हम में से कोई भी एडल्ट्स के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करता, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात नहीं करता, और हमेशा हम ऑटिज्म को बच्चों से रिलेट करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑटिज्म जो है वो तो बच्चों में भी है, यंगस्टर्स में भी, मतलब इवन टीनेजर्स में होगा, एडल्ट्स में होगा, बूढ़े लोगों में भी होगा, ये सब में होता है। तो ये टेम्पल ग्रैंडलिन जो है ये कह रही है। जब है अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम, अब हमने देख लिया कि हर एज ग्रुप में ये पाया जाता है। अब इसको हमने क्या समझना है इसके बारे में। अब ऑटिज्म जो है, जो मैंने पहले भी कहा कि इट्स अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, रेंजेस फ्रॉम सिवियर टू हाई फंक्शनिंग। मतलब ये बहुत सिवियर भी हो सकता है। जब हम सिवियर कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन होगा वो नॉन वर्बल होगा, उसमें जितनी भी सिवियर किस्म के इसके सिम्टम्स हैं वो पाए जाते होंगे। वो स्विमिंग भी कर रहा होगा, वो हैंड फ्लैपिंग भी कर रहा होगा, रॉकिंग भी कर रहा होगा, स्क्रीमिंग भी कर रहा होगा। लेकिन हाई फंक्शनिंग है तो उनमें आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे। मेरा बेटा हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, उसमें सिर्फ स्पीच का उसका इशू रहता है, और वो
रहेगा, उसका सिर्फ ये एक चैलेंज है। अदरवाइज he is very high functioning, very independent. फिर है there is a wide range of skills. अब इनकी स्किल्स जो है वो भी बहुत वाइड रेंज है, जिस तरह ये स्पेक्ट्रम है उसी तरह स्किल्स भी स्पेक्ट्रम में है, लाइट और डार्क के शेड्स होते हैं। नॉट ऑल पीपल विद डिलेड लैंग्वेज और बिहेवियर इश्यूज हैव ऑटिज्म। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। जिस तरह मैंने अभी 6 मंथ्स में पाकिस्तान में थी, तो मैंने बहुत से वहाँ पे लोगों को देखा जो ऐसे लोग भी हैं जो डायग्नोसिस नहीं कर सकते, मतलब दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, और वो डायग्नोसिस कर रहे हैं, और वो बेस्ड ऑन स्पीच इशू, स्पीच में जो चैलेंजेस हैं उसकी बेसिस पे वो पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि जितने भी स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा ऑटिज्म, इसका मतलब ये नहीं होता कि उन बच्चों को ऑटिज्म है, बल्कि ऑटिज्म का डायग्नोसिस जो है वो काफ़ी मुश्किल है। और लेकिन ये हम अलग से बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक ये अलग से हो जाता है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है, इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके आप लोगों के लिए सिर्फ जो हाइलाइट्स आप समझ लें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो नो टू इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म आर अलाइक, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिक होता है हर बच्चा, हर पर्सन, हर इंसान यूनिक है। फ्यू चैलेंजेस अब इनमें क्या होती हैं। नियरली 1/3 ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर नॉन वर्बल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 31% ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, मतलब इनका जो IQ लेवल होता है वो 70% से कम होता है। अराउंड 50% जिनको ऑटिज्म होता है वो उनमें जो बिहेवियर्स होते हैं ना, वॉन्डरिंग वाले, घर से बाहर निकल जाना, दरवाजा खोल के निकल जाना बगैर किसी एडल्ट को, किसी को बताए हुए, उनमें ये वाले बिहेवियर्स जो हैं वो होते हैं, मतलब 50% अराउंड परसेंटेज है इसकी। फिर 28% जो अराउंड द एज ऑफ 8 years, उनमें सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स जो है ना, कि वो अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाले जो बिहेवियर्स हैं, जिनमें हेड बैंगिंग आ गया, कट लगाना, हेयर पुलिंग, बाइटिंग, ये सब चीजें जो है ये इनमें होती हैं। फिर कुछ कॉमन बिहेवियर्स इनमें और क्या है, नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन नेम इज कॉल्ड, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप बच्चे को जब उसका नाम लेते हैं तो बच्चा यूज टू हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरा नाम है और मुझे इस पे रिस्पॉन्स देना है। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज्म है, ऑटिज्म का शिकार हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नो शेयर एंजॉयमेंट, जिस तरह बच्चों में हम पीकाबू खेलते हैं, बच्चों में जब वो कुछ मंथ्स के होते हैं उस एज से हम स्टार्ट करते हैं और बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो पॉइंटिंग करते हैं, जिसे जॉइंट अटेंशन भी कहा जाता है, कि बच्चा माँ की तरफ देखता है और फिर पॉइंट करता है कि मतलब जो चीज़ मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप भी करो। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो उनमें ये एबिलिटी नहीं होती है, वो जॉइंट अटेंशन और एंजॉयमेंट जो होती है ना, शेयर्ड एंजॉयमेंट, जिस तरह बच्चे चीज़ें दिखाते हैं अपने पेरेंट्स को, वो इनमें नहीं होती है। फिर अगेन रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जिनमें स्टिमिंग, रॉकिंग, इस टाइप की चीजें होती हैं। हैव डिफिकल्टी शिफ्टिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, जैसा फॉर एग्जांपल लड़कों में लाइन अप करना छोटी कार्स को, ये उनकी बहुत ज्यादा फेवरेट एक्टिविटी होती है, मोस्टली बच्चों की, बॉयज की स्पेशली जिनको ऑटिज्म है, या कोई भी और ऑब्जेक्ट्स छोटे साइज में और उनको वो लाइन अप करना। अगर उनको उस एक्टिविटी से किसी और को शिफ्ट करने को कहा जाए तो वो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं और कोई टेंट्रम भी थ्रो कर सकते हैं। फिर वो अपसेट हो जाते हैं अगर उनकी कोई रूटीन ना हो, अपनी रूटीन अगर उनकी चेंज हो। अब जैसा कोविड-19 की वजह से बहुत से घरों में, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे वो बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है, तो उन घरों में मेरा ख्याल है शुरू में जब लॉकडाउन हुआ और काफी हमारी लाइफ में चेंजेस आई, तो
मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वेबिनार्स किए भी हैं और काउंसलिंग भी मैं कर रही हूँ मदर्स के साथ, मदर्स की जो जिनके बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, और वो मुझे बताती हैं कि वो बहुत मुश्किल है उन बच्चों के लिए घर में रहना, स्पेशली जो बच्चे सेंटर्स सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पे उनकी थेरेपीज होती हैं। अब बच्चे घर में हैं और मदर के साथ हैं, और पूरे घर की पूरी फैमिली की एक रूटीन चेंज हो गई है। कई कुछ घरों में फादर्स भी घर हैं, कईयों में मतलब बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट है, लेट जाग रहे हैं, कोई टाइम नहीं है सोने जागने का। तो उस वजह से काफी ज्यादा ऐसी फैमिलीज जिनमें एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, उनमें काफी ज्यादा डिस्टरबेंस है, और स्पेशली उन फैमिलीज में जहां पर बच्चे में सिवियर है बिहेवियर इसका। फिर है ओवर रिएक्ट टू थिंग्स, फिर ये ओवर रिएक्ट भी बहुत कर सकते हैं, यानी कि कई दफा अगर बहुत ब्राइट लाइट्स हैं उसमें वो ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, अगर लाइट नहीं है, अंधेरा है, उसमें भी एकदम से टेंट्रम थ्रो कर सकते हैं। यानी कि इनका अनप्रेडिक्टेबल जो बिहेवियर होता है ना, वो इनमें बहुत ज्यादा होता है, और मतलब अनएक्सपेक्टेड इनके एक्शंस हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के चैलेंजेस जो हैं वो क्या है कि इनका आई कांटेक्ट नहीं होता। आप इनको से बात करें तो ये अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट। अब इसमें कल्चरल, अगर हम कल्चर की तरफ की साइड से देखें तो हमारे कल्चर में हम लोग बड़ों के साथ स्पेशली आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे सबको ऑटिज्म है, वो उसका ताल्लुक हमारे कल्चर से है। लेकिन बच्चों में ये चीज, हमारे कल्चर में तो बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि आपने आंख उठाकर बात नहीं करनी, और जो बच्चा आई कांटेक्ट करता है उसको, मतलब मुझे पता है जब तक मैं बच्चा थी उस वक्त उनको काफी डिसरिस्पेक्टफुल कहा जाता था और बदतमीज कहा जाता था। लेकिन कनाडा के कल्चर में आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते तो आपको बदतमीज कहा जाता है। तो रिस्पेक्ट ये है कि आप आई कांटेक्ट करें, इट मींस कि आप अटेंटिव हैं, आप किसी बड़े की बात सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनका कल्चर, जिनको हम लोग रेड इंडियंस भी कहते हैं, उनका कल्चर इंडियन है, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर से बहुत मिलता है। उनके बच्चे, उनको जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वो भी आई कांटेक्ट नहीं करते, एंड इट डजंट मीन कि उनको ऑटिज्म है, मतलब वो अपने कल्चरली अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका अगर वो आई कांटेक्ट नहीं करते। तो उनमें भी इसके डायग्नोसिस में काफी इश्यूज आ जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस मामले में। ये नॉन वर्बल होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट जो है वो उसको ज्यादा ये करते हैं, मतलब क्योंकि नॉन वर्बल होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता, तो ये फिजिकली यानी कि आपका हाथ पकड़कर आपको उस जगह पर ले जाएंगे जो जहाँ पे वो चीज है जो उन्हें चाहिए है, या इस तरह की बातें। नॉट यूज जेस्चर्स, मतलब जेस्चर्स को ये यूज नहीं करते हैं जिस तरह एक आम बच्चा करता है, पॉइंट करना। ये लोग हाथ पकड़कर आपको ले जाएंगे, या मतलब फिजिकल टच जो है ये इसका इस्तेमाल ये बहुत ज्यादा करते हैं। फिर हैव डिफिकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शंस, इनमें डायरेक्शंस फॉलो करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप उसको डायरेक्शन देते हैं, लेट्स से आप कहें कि आप खड़े हो जाओ, वो शायद उनके लिए आसान हो, लेकिन अगर आप कहें कि आप खड़े होकर दूसरे कमरे से बुक लेकर आओ, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है दूसरे कमरे से किताब लेकर आना, इसमें काफी स्टेप्स हैं, जाना और बुक लेना और फिर वापस आना। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड या 2-3 स्टेप्स वाली इंस्ट्रक्शंस हैं इनके लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल होती हैं। फिर एक्सप्रेशन इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और अगर ये नॉन वर्बल हैं फिर तो बहुत ही मुश्किल भी होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जब ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो फिर ये रोते हैं और चीखते हैं और स्क्रीमिंग वगैरह, इनका ये बिहेवियर बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर एकोलेलिया इनमें बहुत ज्यादा होता है, यानी कि एकोलेलिया यानी कि ये एको करते हैं वो चीजें जो ये सुनते हैं, और फिर एक ही बात को रिपीट करते जाना, एक वर्ड को, एक सेंटेंस को बहुत ज्यादा, और ये सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स इनको कहा जाता है, यानी ये अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं।
और फिर जो आम जो चीज़ें हैं सराउंडिंग्स में घर में जो इर्द-गिर्द चीज़ें होती हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह बच्चे जो एज अप्रोप्रिएट मैं बात कर रही हूँ कि बच्चे स्पेशली जो 5 इयर्स एंड अंडर हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको ये बतानी नहीं पड़ती हैं कि ये चेयर है, ये टेबल है, ये सोफ़ा है। वो घर में वो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली वो सीख रहे होते हैं। जब आप कहेंगे कि ये मैं चेयर रख रही हूँ, ये वो, तो वो बच्चा खुद से ही वो सीख रहा है। आपने उसको बैठकर कोई लेसन नहीं देना। लेकिन जो बच्चे ऑटिज़्म का शिकार होते हैं, उनको आपको कई दफ़ा वाक़ई बताना पड़ता है। मतलब वो ये चीज़ खुद से नहीं सीखते हैं। अगर आप ये भी हो सकता है कि एक बच्चे को ऑटिज़्म है, मे बी उसका डायग्नोसिस ना हुआ हो, मे बी उसका डायग्नोसिस लेट हुआ हो और शायद वो 7 इयर्स की एज में अगर आप उससे कहें कि पानी का ग्लास आप टेबल पे रख दो, तो ये हो सकता है कि कोई 7 साल का बच्चा आपको कहे कि टेबल क्या चीज़ है? या सोफ़ा आप किसको, या आप काउच किसको कह रहे हो? तो मतलब ये किसी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। मेरा ख़्याल है किसी का माइक शायद है कि बातों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। सोशल होते हैं, ईटिंग एटिकेट्स इनमें कम होते हैं। जब ये खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें कोई एटिकेट्स नहीं है या इनको तमीज़ नहीं है जिसको हम कहते हैं, और बहुत जल्दी हम जज कर लेते हैं बच्चों को। तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह के एटिकेट्स सीखना, सबसे पहले सीखना और फिर उनको फ़ॉलो करना और फिर उनको याद रखना। बाथरूम एटिकेट्स बहुत मुश्किल होते हैं, पॉटी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। अगर वो सीख जाते हैं, फिर उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं, हाथ धोना, उनको ड्राई करना, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत मुश्किल होती हैं। सारी रूटीन को फ़ॉलो करना, स्टेप्स को फ़ॉलो करना। वेटिंग इन लाइन्स बहुत मुश्किल काम है इनके लिए। किसी भी लाइन में बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं और टेंट्रम थ्रो करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टर्न टेकिंग, जब आप कोई गेम खेलते हैं, स्पेशली बोर्ड गेम्स, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इनको टर्न टेकिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह लूडो हम खेलते हैं आजकल, लूडो मैं सुन रही हूँ काफ़ी पॉपुलर भी हुई है ऑनलाइन। तो लूडो खेल रहे हैं और एक की टर्न है और दूसरे की टर्न है, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो हर टर्न को अपनी ही टर्न समझते हैं। फिर प्राइवेसी का इनका कॉन्सेप्ट जो है इनमें बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ये भी हो सकता है कि वो आप टीवी देख रहे हैं और वो कपड़े उतार दें, या अपने रूम में कपड़े पहने बगैर बाहर आ जाए। मतलब उनमें वो सेंस जो है वो नहीं होती। जब मैं ये सारी बातें कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें हर बच्चे में पाई जाती हैं। इसीलिए हम इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं कि हो सकता है अगर मैंने आपको 10 चैलेंजेस बताए हैं, तो हो सकता है एक बच्चे में उनमें से 3 चैलेंजेस हों, हो सकता है दूसरे बच्चे में उनमें से 5 चैलेंजेस हों, हो सकता है अगर किसी में सीवियर सिम्पटम्स हैं, वेरी लो फंक्शनिंग बच्चा है, तो हो सकता है ये 10 के 10 चैलेंजेस उस बच्चे में हों। लेकिन हाई फंक्शनिंग बच्चों में जो है वो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो कम होते हैं। ये अभी मैंने किसी का मैसेज पढ़ा है कि हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको टाइम दूंगी, आप जितने मर्जी क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर इनमें पर्सनल बाउंड्रीज जो हैं वो उसकी सेंस भी इनमें नहीं होती हैं। अब जिस तरह यहाँ पर हम छोटे बच्चों को बताते हैं कि आपने अपने बबल में रहना है। इट मीन्स कि हम बच्चों को हम ये कहते हैं कि ये आपका बबल, इमेजिन करो आप एक बबल में हो और आपने किसी और को उससे बाहर निकल के, मतलब आपकी वो एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के बाहर जाकर आपने किसी को टच नहीं करना। क्योंकि जो बच्चे जिनको जो ऑटिज्म का शिकार है, वो क्योंकि उनमें वो बाउंड्रीज नहीं होती हैं, तो वो दूसरे लोगों को टच बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगेन मैं फिर कहूँगी बहुत ख्याल से हर बच्चा ऐसा नहीं होता। तो ये टच करते हैं तो इनको ये चीज़ें भी इनको सिखाना पड़ती हैं, जो शायद दूसरे बच्चों में, न्यूरोटिपिकल बच्चों में वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। फिर और चैलेंजेस क्या हैं? ड्रेस कोड, उसके लिए भी इनमें आप
मतलब मैंने बहुत से बच्चों को अपनी प्रोफेशनल उसमें करियर में देखा है कि इनमें जो सेंस है ड्रेस की वो बहुत बड़े वो स्ट्रिक्ट किस्म की होती है, बड़ी वो फॉर्मल किस्म की होती है। इनको फॉर्मली ड्रेसअप होना बहुत पसंद है अगर इनमें कोई सेंसरी इश्यूज नहीं है। अगर इनमें सेंसरी इश्यूज हैं तो ये भी हो सकता है कि ये कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद ना करती हूँ, और मतलब वो चाहें कि वो बिल्कुल भी कपड़े ना पहने, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसा आपको बताया ना कि स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे डार्क शेड्स हैं वो बहुत बहुत डार्क हो जाएंगे, जहाँ पे लाइट शेड्स हैं वहाँ पे बहुत लाइट हो सकता है, उनमें ये चीजें हो ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है उनके डायग्नोसिस पे। रिगार्ड फॉर अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी का बिल्कुल नहीं होता, उनको नहीं पता कि कोई बड़ा है, उनसे बड़ा है, उसकी क्या उसकी पोजीशन है, एडल्ट्स जो उनकी लाइफ में है, मदर फादर हो, जो भी एडल्ट्स उनकी फैमिली में हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो वहां पर जो भी है उनको उसका भी समझ इतनी ज्यादा नहीं होती। फिर उसमें अगेन वो जो एक्टिविटीज हैं उनको चेंज करने में, मॉडिफाई करने में भी इनको बहुत मुश्किल होती है। अगर एक एक्टिविटी, एक गेम वो एक तरीके से खेल रहे हैं तो अगर उनको कहा जाए कि आप इसको चेंज कर लो, आप गेम चेंज कर लें, या अगर आप दो बच्चे एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं और अगर आप कहें कि तीसरा उस गेम में ऐड हो जाए, और तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये इमेजिन ही नहीं कर पाते कि एक पैटर्न के अलावा भी कुछ हो सकता है। यानी बच्चे खेल रहे हैं 2 प्लेयर्स, तो वो गेम 4 प्लेयर्स भी खेल सकते हैं। इनके लिए उसको स्विच करना उन चीजों को बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए हम लोग आम जिंदगी में जिनको ऑटिज्म के बारे में नहीं पता या उसके बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में नहीं पता, तो बहुत से बच्चों को कहा जाता है ये बड़े स्टबर्न हैं, बड़े बदतमीज हैं, और मतलब हमारी जबान में लोकल उसमें हम ये कहते हैं बहुत ढीठ बच्चा है। तो वो एक्चुअली वो ढीठ नहीं होता, उनमें वो एबिलिटी ही नहीं होती है। लोनर्स होते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने रूम में रहना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, और सोशलाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इनके फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। अगेन जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैं बार बार ये दोहराऊंगी कि हर बच्चा ऐसा नहीं होता, हर बच्चे में ये चीजें नहीं होती जो मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कह रही हूँ कि ये सोशलाइज नहीं करते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, दोस्त नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहते हैं। मेरा बेटा वेरी हाई फंक्शनिंग है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, और ही वांट्स टू मेक फ्रेंड्स, ही वांट्स टू सोशलाइज, लेकिन उसमें वो स्किल्स नहीं है और इस वजह से उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो इंक्लूसिव स्कूल में जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, तो सोशलाइज वो बहुत करता है, लेकिन जिसको हम फ्रेंड कहते हैं वो उसके बहुत कम है, 1-2 में। फिर सोशल रूल्स इनके लिए बहुत मुश्किल होता है सीखना, जो आम लोग न्यूरोटिपिकल बच्चे सीख जाते हैं खुद से। उनको हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि उन्होंने फ्रेंड्स कैसे बनाने, हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि उन्होंने जो डिफरेंट रिलेटिव्स हैं उनसे कैसे बात करनी है, किसका क्या मकाम है। हमने कोई चार्ट नहीं बनाया होता कि दादी से ऐसे बात करनी है, खाला से ऐसे बात करनी है, फुप्पो से ऐसे बात करनी है। वो बच्चे खुद ब खुद एक माहौल में रह के सीख रहे होते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके लिए ये चीजें खुद से सीखना बहुत मुश्किल है, और उनको हर स्टेप पे गाइड करना पड़ता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगी कि हर बच्चे को गाइड नहीं करना पड़ता, कुछ सीख भी जाते हैं और कुछ नहीं भी सीखते। फिर इनकी जो रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर जो है उसमें क्या आता है, रेपिटेटिव बॉडी मूवमेंट्स जो मैंने आपको बताया, रॉकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आगे पीछे होना, मोशंस विद ऑब्जेक्ट्स के साथ जो इनकी मोशंस होती हैं, अपनी जो टॉयज के साथ स्पेसिफिक मोशंस होती हैं, वो इनकी बहुत ज्यादा जिनमें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं। स्टेयरिंग एट लाइट्स और स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, पंखों को के साथ इनका ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होता है। अक्सर मदर्स मेरे साथ ये चीजें बहुत ज्यादा शेयर भी करती हैं कि हमारा बच्चा पंखे की फिक्सेशन है उसको, और एक वो टॉय भी पिछले दिनों आया था 1-2 साल पहले, स्पिनर, उसके साथ वो बड़ा एंजॉय करते थे। और फिर लाइट्स को स्टेयर करना,
ये चीजें, ये सब बहुत फिक्सेशंस उनको बहुत ज्यादा होते हैं। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स, मतलब रिचुअल्स भी उनके होते हैं, मतलब एक खास उन्होंने स्टेप्स सोचे होते हैं कि सबसे पहले मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने, मतलब एक रिचुअल होता है उनका, और वो उससे आगे पीछे नहीं होते हैं। मैं फिर दोहरा रही हूँ कि ये हर बच्चे में ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है उनमें ऐसे होता है। अब मैं स्कूल से आया हूँ, अब मैंने नहाना है, उसके बाद मैंने खाना खाना है। अब ये हो ही नहीं सकता। अब जैसा एक मदर ने मेरे साथ शेयर किया कि वो बच्चा स्कूल से आकर, नॉट स्कूल, सेंटर से आकर, पाकिस्तान में तो ऐसे बच्चों को स्कूल में जाने ही नहीं दिया जाता, which is very sad। तो वो उस तरह के बिहेवियर्स होते हैं इनके, कि मतलब रिचुअल, पहले नहाना है फिर खाना खाना है। अगर मदर ने कह दिया कि पहले खाना खा लो और फिर नहा लो, तो मतलब एक टेंट्रम थ्रो हो सकता है इसमें। नैरो और एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक्स, अच्छा इनके टॉपिक्स भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। मतलब एक बच्चे को मैं जानती हूँ जिसको पूरे कनाडा का मैप याद था, टिप्स पे था, उसकी पोजीशन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सब कुछ उसको पता था, मतलब हर चीज, इवन सिटीज की भी। फिर एक बच्चा था जिसको स्टैम्प्स कलेक्शन का क्रेज था, एक फिक्सेशन थी, और उसको कई मुल्कों की स्टैम्प्स याद थी, ये उस मुल्क की है, ये उस मुल्क की है, विदाउट रीडिंग उसको पता था। तो मतलब लिमिटेड इनके इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन उसमें ये मास्टर होते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, इसमें कोई भी चेंज इनकी लाइफ में होगा ये रेजिस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कोविड-19 की वजह से जो भी चेंजेस आई हैं, इन बच्चों ने, जिन बच्चों में ये चीज है, उन्होंने अपनी माँ को काफी टफ टाइम पहले भी दिया है और अभी तक दे भी रहे हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जितने भी मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, मैं ये चीज़ जो है ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ कि जब हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करते हैं जो ऑटिज्म का शिकार हैं या किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। पाकिस्तान में इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं किया जाता, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत से लोग ऑटिस्टिक, मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, मेरी बेटी ऑटिस्टिक है, मेरा स्टूडेंट ऑटिस्टिक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में, नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट यूरोप, बट नॉर्थ अमेरिका में ऑटिस्टिक कहना इट्स वेरी इंसल्टिंग। जब भी आप कहेंगे a child on the spectrum, a children with autism, यानी कि एक्सप्लेन इसको इस तरह किया जाता है कि जो आप में जो भी आपकी कंडीशन है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। इंसान की आइडेंटिटी इंसान होना पहले है, और उसके बाद उसकी कंडीशन जो है वो उसको हम बाद में बताते हैं। मैं आपको इस तरह से मिसाल दूंगी कि जिस तरह किसी को डायबिटीज होती है, तो हम उसको ये तो नहीं कहते ना कि हाँ ये तो डायबिटीज वाली औरत है, हम पहले कहते हैं ये फलां मिसेस फलां हैं, और फिर हम कहेंगे कि इनको डायबिटीज है या वो। तो इसी तरह ऑटिज्म में भी ऑटिस्टिक कहना जो है वो उसको बहुत नेगेटिव उसको कहा जाता है, और इसको अच्छा नहीं समझा जाता। हमेशा जब भी हम यूज करेंगे हम कहेंगे मेरा बेटे को ऑटिज्म है, माई चाइल्ड हैज ऑटिज्म, अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी कि एक चीज है जो अलग से उसके साथ है, लेकिन ये उसकी आइडेंटिटी नहीं है, उसकी आइडेंटिटी एक इंसान होना ही है। और अगर हम कहेंगे फैमिली मेंबर है तो हम कहेंगे कि अ फैमिली मेंबर विद ऑटिज्म, हम ये नहीं कहेंगे कि ऑटिस्टिक फैमिली मेंबर। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्टोरी मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में सुनाती हूँ कि अपने बेटे के बारे में। ये मेरे बेटे की तस्वीर है जब ये डे केयर में था, अर्ली इयर्स में, और जब ये जाता था, और छोटे बच्चों में वो एहसास नहीं होता कि वो डिफरेंट हैं, दूसरे लोगों से डिफरेंट हैं, उनका स्किन कलर डिफरेंट है, और क्योंकि हम यहाँ पे होते हैं तो इसमें, मतलब कनाडा में होते हैं, सॉरी, और हमारी जो जहाँ पे हम रहते हैं हमारे नेबरहुड में मोस्टली वाइट पॉपुलेशन थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता था कि मेरे बच्चे की बुलिंग ना हो, और जब ये डे केयर जाएंगे मेरे बच्चे तो क्या होगा, इनको कोई बुलिंग नहीं करेंगे।
तो मैं अपने बेटे को हमेशा जब भी वो डे केयर से वापस आता था तो मैं उससे पूछती थी, हाउ वाज योर डे, व्हाट हैपेंड, और मतलब बार बार ऐसे क्वेश्चंस करती थी जिससे मुझे पता चल सके। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा बहुत खुश रहता था, तो मैंने सोचा कि पता नहीं इसको ये फील होता है कि नहीं कि ये बिल्कुल सबसे डिफरेंट है और ही इज द ओनली बॉय इन अ वाइट पॉपुलेशन। एक वाइट क्लास है और उसमें 20 वाइट बच्चे हैं और एक बच्चा ब्राउन है। तो एक काफी दफा फिर मैं उससे पूछती थी कि आप ड्राइंग करते हो, आप अपने कलर क्या करते हो, अपने फेस का कलर क्या करते हो। तो मेरा बेटा हमेशा मुझे कहता था मैं वाइट करता हूँ। तो मैं कहती थी आप वाइट क्यों करते हो, तो कहता था क्योंकि मैं वाइट। तो उसको ये फील नहीं होता था कि वो डिफरेंट है या वो ब्राउन है, उसका स्किन कलर डिफरेंट है बाकी बच्चों से। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ और उसको ये फील हुआ कि उसकी स्किन का कलर दूसरे बच्चों से डिफरेंट है, तो उसने फिर आके मुझे बताना शुरू किया कि मम्मी आज मैंने जो ड्राइंग बनाई थी, आई कलर्ड माई सेल्फ ब्राउन, आई कलर्ड माई फेस ब्राउन, क्योंकि मैं ब्राउन हूँ। तो लेकिन मैंने ये देखा कि किसी और बच्चे ने उसको ये एहसास नहीं दिलाया कि वो डिफरेंट है, उसकी टीचर ने उसको कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो डिफरेंट है। तो ये वो चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बेस है। मतलब इंक्लूसिव कहा ही इसको जाता है कि जहाँ पर क्लास में या स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो सब बच्चों को चाहे उनमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो किसी भी रेस से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी स्किन कलर से ताल्लुक रखते हो, वो उनको एम्ब्रेस करें और उनको उतनी ही प्यार मोहब्बत से पढ़ाएं और उनको बिल्कुल बराबर ट्रीट करें। तो मेरे बच्चे ने कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझा, मतलब उसे कभी ये फील नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो डिफरेंट है। तो ये बेस जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ना, ये बेस मैंने बनाई है इसलिए कि मैं आपको बता सकूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो जो मैंने आपको बताया कि जितना मेरा बेटा एंजॉय करता था अपने डे केयर्स में और उसके बाद स्कूल में, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बेसिस पे वो सारी चीजें उसने एंजॉय की। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट्स, यानी एक नेबरहुड में जितने भी बच्चे हैं, जब ऑल स्टूडेंट्स मीन्स चाहे वो कोई भी हो, मतलब उसमें डिसेबिलिटी का आपने देखा होगा, आप ये स्लाइड पे पढ़ रहे होंगे, इसमें कहीं भी डिसेबिलिटी का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में जा रहे हैं और वो लर्न कर रहे हैं, इकट्ठे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल की हर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, उन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पूरी डेफिनेशन में कहीं भी डिसेबिलिटी या डिफरेंस का वर्ड यूज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सब लोग एक तरह उनको ट्रीट किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। इंक्लूसिव प्रोग्राम इन अर्ली चाइल्डहुड। अब इंक्लूसिव प्रोग्राम जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह का नजर आना चाहिए या नजर आता है। A program is inclusive when it is designed to meet the needs of all children. यानी ऐसी सेटिंग का डिजाइन ऐसा हो जिसमें हर बच्चे की जरूरियात को देखा जाए, उनको पूरा किया जाए या उनको नजर में रखा जाए। द प्लानिंग इज इंडिविजुअलाइज्ड। उसकी जो प्लान किया जाए उसके बारे में, वो उसको भी इंडिविजुअलाइज्ड की जाए वो प्लानिंग भी। मतलब ये नहीं हो कि आप एक ग्रुप है आपका, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है पाकिस्तान में जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, क्योंकि जब तक मैं 20-22 साल पहले वहां थी तब तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं था। तो मुझे नहीं पता आपके ग्रुप का साइज क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो भी मैं एग्जांपल्स दूंगी मैं आपको कनाडा के हवाले से दूंगी। और यहाँ पर एक सीक्रेट भी आपके साथ मैं शेयर ये करूं कि मैंने कुछ महीने, मतलब वॉलंटियर तो मैंने किया ही है काफी, लेकिन कुछ महीने मैंने यहाँ पर एक डे केयर में भी जॉब की थी, 3-4 मंथ्स। तो मतलब मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उसका भी। तो यहाँ पर यह है कि प्लानिंग जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4-5 इयर्स के जो ग्रुप्स होते हैं, मैंने 5 इयर्स के ग्रुप को लिया था कुछ महीने, तो उसमें 10 बच्चों का एक ग्रुप होता है। तो उसमें भी उन 10 बच्चों में भी आपने इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग करनी है, हर बच्चे की अलग प्लानिंग होगी। Early intervention goals for the child are accommodated and embedded within
अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो अर्ली इंटरवेंशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं बार-बार कहती हूँ कि इवन जो अर्ली चाइल्डहुड के लिए जो भी प्रोग्राम हो पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, माशाल्लाह ये जो आपका ये प्रोग्राम यूनिसेफ के साथ है, डेफिनेटली वो लोग आपको गाइड भी इस मामले में कर ही रहे होंगे कि किस तरह से ये सारे प्रोग्राम को आपने बनाना है, और बच्चों को के लिए जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस है, करिकुलम है, वो उसको किस तरह से डेवलप करना है। तो उसमें जो गोल्स होते हैं वो यही होते हैं कि हर बच्चे को अकोमोडेट करना होता है। अगर उसकी स्पेशल नीड्स हैं तो उनको किस तरह से अकोमोडेट करना है अपने उस प्रोग्राम के अंदर, जो आपने जो आप उसका प्लान जो आपने किया है, उस प्लानिंग में उस बच्चे को अकोमोडेट करना है आपने। उसके बाद क्या है, एजुकेटर्स रिस्पॉन्ड टू डेवलपमेंटल चेंजेस। फिर जो एजुकेटर्स हैं वो भी आप उसकी जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं उनको भी आपने रिस्पॉन्ड करना है। एज अप्रोप्रिएट चीजें होंगी और प्लस जो नीड्स बेस्ड होंगी। मतलब एक तो एज अप्रोप्रिएट आप प्लानिंग कर रहे हो, उसके साथ नीड्स बेस्ड भी प्लानिंग होगी, क्योंकि अगर आप नीड्स बेस्ड प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर वो इंक्लूसिव प्रोग्राम नहीं हो सकता है। फिर आप, उसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रोग्राम को ही फॉलो कर रहे हैं। प्रोग्राम्स आर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, और जो भी आप प्रोग्राम होगा अगर उसकी बेसिस आप इंक्लूसिव पे कर रहे हो तो फिर वो बहुत फ्लेक्सिबल होंगे और रिस्पॉन्सिव होंगे, यानी कि आप उसमें से उनको चेंज कर सकते हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं, और वो रिस्पॉन्ड करेंगे हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को। देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू स्कूल। और फिर ये प्रोग्राम अगर इंक्लूजन पे बेस कर रहा है आपका जो भी प्रोग्राम होगा, तो उसके का जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जब वो बच्चे आफ्टर द एज ऑफ 5 जब वो स्कूल में जाएंगे तो उनकी जो ट्रांजिशन होगी वो बहुत स्मूथ होगी। अगेन पाकिस्तान का मुझे प्रेजेंट सिनेरियो नहीं पता, लेकिन कनाडा में 5 इयर्स के बाद जब बच्चे किंडरगार्टन स्टार्ट करते हैं स्कूल में, तो वो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होती है, जिसमें पहले से ही उनके विजिट्स होते हैं स्कूल में। स्कूल किंडरगार्टन की टीचर्स डे केयर विजिट करती हैं और वहाँ पे उनके लिए सारी इंफॉर्मेशन उनको ला कर देती हैं थ्रू पावर पॉइंट और चीजें। और फिर उसके बाद डे केयर से बच्चे विजिट करते हैं किंडरगार्टन को और पूरे स्कूल को, एक्चुअली मतलब क्लास को तो करते ही करते हैं लेकिन पूरे स्कूल का विजिट भी करते हैं ग्रुप्स में। और इस तरह से उनकी बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होती है। मुझे अपना याद आता है कि वो हमारे लिए तो बड़ा वो ट्रॉमेटाइजिंग किस्म का एक्सपीरियंस होता था कि एकदम से हम स्कूल में जा रहे हैं और बस ये पहला दिन है और हम स्कूल चले गए हैं। नथिंग लाइक दैट नाउ, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। अब इसकी स्ट्रेटजीज क्या है? रिकग्नाइज ईच पर्सन्स चैलेंजेस। अब रिकग्नाइज करना है एजुकेटर को जो ग्रुप्स को ले रहा है, जो भी एजुकेटर है वो उसने रिकग्नाइज करना है वो बच्चे जो उसके ग्रुप में हैं उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। फिर उसने बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस उसने अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस उस बच्चे के लिए और अडेप्टेशंस करनी है। अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशंस, ये एक चीज नहीं है। मॉडिफाई करना वो है जिसमें, सॉरी आपको मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि बच्चे ने सीरियल खाना है, हनी नट चीरियोज खाना है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है इसलिए मुझे वही याद आ रहे हैं। हनी नट चीरियोज हैं और बच्चे ने खाने हैं, लेकिन वो बच्चा उनको स्पून से भी खा सकता है और फिंगर से भी खा सकता है। तो ये हो जाएगा अडेप्टेशन, कि आपने अडेप्ट किया कि एक ही सीरियल है जो दो बच्चे डिफरेंट तरीकों से खा रहे हैं, एक हाथों से खा रहे हैं, उंगलियों से खा रहे हैं और एक चम्मच से खा रहे हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन ये होगी कि हो सकता है एक बच्चे को उस सीरियल से एलर्जी हो, नट से एलर्जी हो और वो हनी नट चीरियो नहीं खा सकता, तो आप उसके लिए वो सीरियल चेंज कर देंगे। दैट वुड बी मॉडिफिकेशन। Special programs are appropriate but should not take the place of inclusive approaches। यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम है, जिस तरह मुझे नहीं पता आपका जो अर्ली चाइल्डहुड का जो भी प्रोग्राम आप रन करोगे अपने डे केयर सेंटर्स में, वो प्रोग्राम तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो अप्रोच होनी चाहिए वो हमेशा इंक्लूसिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होगी तो फिर उसका वो कोई मकसद नहीं रह जाएगा। अच्छा, अब इसमें स्ट्रैटेजीज में क्या है, स्लोअर पेस होना चाहिए,
बहुत स्लोली होना चाहिए, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो उसका पेस स्लो होना चाहिए। उसमें रूल्स जो हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है हमेशा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। ऑल्टर्ड लाइटिंग, साउंड्स, मूवमेंट, यानी जो भी आपका क्लासरूम है वहाँ पर आपने लाइटिंग को चेंज करना है, क्योंकि कुछ बच्चों में सेंसिटिविटी, वो सेंसिटिव होते हैं लाइट से। उसको साउंड्स, कुछ बच्चों की सेंसिटिविटी होती है, सेंसरी इश्यूज होते हैं। मूवमेंट, उसको आपने करना है, सेट करना है। सिंप्लीफाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। और जो एक्टिविटीज और ये चीजें हैं ये बहुत बहुत ज्यादा सिंपल। यूज ऑफ फोटोग्राफ्स एंड अदर लर्निंग टूल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और इसी तरह से फोटोग्राफ्स और ये चीजें, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनकी डिफरेंट नीड्स हैं। ये मेरे ईयरफोन्स में ना बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, इस वक्त एको आ रही है, नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। तो वैल्यू द डिग्निटी ऑफ ईच चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो एनकरेज पार्टिसिपेशन, यहाँ पर आपने, अगर इंक्लूसिव प्रोग्राम है तो आपने इसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन को बहुत ज्यादा इनकरेज करना है। और उसको इनकरेज करने का सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है कि आपने बच्चे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि हर इंसान जो जिंदा है उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी डिग्निटी होती है, उसको वैल्यू करना है। मेरे ईयरफोन्स में बहुत ज्यादा नॉइज है और इट्स वेरी अनोइंग, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मेरे साथ भी यही मसला है, मैं भी काइंडली चेक कर सकती हैं आप? अब खत्म हुई है, शुक्र है, अब खत्म हो गई है। अच्छा, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब जो भी टास्क आप दे रहे हैं बच्चे को, उसको छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दें। मेरे लिए खुद बहुत ज्यादा अनोइंग है ये कि मेरे से भी मैं बोलती हूँ तो वो साथ साथ वो स्टार्ट हो जाती है। चलें फिर हम टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो जो भी टास्क आपने बच्चों से करवानी है उसको आप छोटे छोटे स्टेप्स में उसको ब्रेक डाउन करें, ताकि बच्चों के लिए उसको ग्रास्प करना आसान हो। अलाउ द चाइल्ड टाइम टू कंप्लीट ईच टास्क, यानी कि बच्चों को, स्पेशली यहाँ पर बात मैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की कर रही हूँ, कि उनके लिए टाइम, उनको एक्स्ट्रा टाइम दें, उनके लिए ब्रेक डाउन करें। ऑफर वेज टू सिग्नल व्हेन अ ब्रेक और हेल्प इज नीडेड। अब बच्चों के साथ ये आपने निगोशिएट करना है कि क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बाकी बच्चों से कम होता है। तो आप उनसे पहले से ये डिस्कस कर लें, अलग से ले जाके आप डिस्कस कर लें कि आपस में कि हम लोग कोई भी कोई ऐसा सिग्नल हम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि एक बच्चा जो ADHD जिस बच्चे को था, उसके साथ मैंने ये डिसाइड किया था कि जब भी आपको ब्रेक चाहिए होगी तो आपने खुद ही से ग्रुप से बाहर निकल जाना है। तो जब आप खुद से ग्रुप से बाहर निकल जाओगे तो मुझे पता चल जाएगा यू नीड अ ब्रेक, और आपने एक राउंड लेना है क्लास के बाहर कॉरिडोर में और वापस आके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो मतलब ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हैं। मैं बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये काम आप छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप खुद ही से सोचते जाएं कि ये एज अप्रोप्रिएट आपने ये चीजें, जो स्ट्रेटजीज हैं उनको ख्याल रखना है उनके बारे में। क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं मैं ये समझती हूँ कि वो सब बच्चों के लिए होती हैं। तो बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। और बच्चे एक्चुअली सेफ फील करते हैं, जितनी ज्यादा उनकी बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं उतने ज्यादा बच्चा सेफ फील करता है। और अगर आप बच्चे को छोड़ दें और उसको बाउंड्रीज ना बताएं, उसको नहीं बताएं कि आपके पास इतना टाइम है,
विजुअल आपने एक क्लॉक सामने रख दी, जाहिर बात है बच्चा, छोटे बच्चे टाइम नहीं देख सकते, तो आपने एक विजुअल क्लॉक रख दी है और आपने बता दिया है कि जब ये आर्म यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बाउंड्रीज होती है ना, जहाँ पे आप उनको टाइम बता देते हैं या आप उनको उनका एरिया बता देते हैं क्लास में कि आपने यहाँ से ज्यादा मूव नहीं करना, आपने इस एरिया में रहना है, तो वो बच्चे बहुत सेफ फील करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रोवाइड सिग्नल्स और क्यूज टू प्रिपेयर फॉर ट्रांजिशन। फिर आपने अगर आपने कोई एक्टिविटी चेंज करनी है तो उसमें भी आपने पहले से क्यूज और सिग्नल्स को डिसाइड कर लेना है कि हमने ये सिग्नल होंगे और उसके बाद आपने एक्टिविटी को चेंज कर लेना है। यूज एज अप्रोप्रिएट वेज टू मॉडिफाई एक्टिविटीज। और जब भी आपने एक्टिविटीज को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो वो भी आपकी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और ये तो आपके प्रोग्राम में होगा ही। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट इज इन रेड, अस्यूम और प्रिज्यूम। बच्चों के बारे में कुछ भी, स्पेशली जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, खैर वो तो किसी भी बच्चे के बारे में आपको कभी भी अस्यूम और प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जो। पास जजमेंट, जज नहीं करना, वो तो खैर हमें किसी के बारे में भी नहीं जजमेंट करनी चाहिए, बच्चों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। आस्क अ फैमिली टू पार्टिसिपेट सेपरेटली। और अगर कोई फैमिली इन्वॉल्व होना चाह रही है, डेफिनेटली उनको इन्वॉल्व करें और उनको पार्टिसिपेट करने दें, क्योंकि उनकी कोऑपरेशन के बगैर आप बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द फैमिली। और फिर एंड पे है विन विन अप्रोचेस जो है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आजकल, मतलब एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिका में हम इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं कि विन विन अप्रोचेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पेरेंट्स को भी, एजुकेटर्स को भी। वो जो स्ट्रिक्ट वाले होने वाले रूल्स थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मेक पर्सनल कनेक्शंस, आपने बच्चों के साथ बहुत पर्सनल कनेक्शंस अपने बनाने हैं, हमेशा चॉइसेस देनी है, क्योंकि अगेन विन विन अप्रोचेस है ना, तो मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं बस आपने यही गेम खेलनी है, ये लें और बस। हमेशा दो चॉइसेस, ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगेन टाइम वेस्ट होने का खतरा है। आप 3-4 देंगे तो बच्चा सोचता रहेगा, जब 2 चॉइसेस होंगी तो एक चूज करने में आसानी होगी। ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू सक्सीड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सक्सेस जो है वो हमेशा सक्सेस पे बिल्ड करती है, फेलियर पे बिल्ड नहीं करती है। मैंने पाकिस्तान में अभी 6 मंथ्स जो मैं रही हूँ, मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है और मुझे ऐसा फील होता है जैसे हम लोग बहुत पीछे हैं दुनिया में, बहुत पीछे हैं, मिनिमम 30 years और मेरे ख्याल में तो वैसे 40 to 50 years, कि मतलब फेलियर्स इतने ज्यादा मैं वहां पे देखती हूँ। टीचर्स भी कह रहे हैं ये बच्चा फेल है, ये पीछे रह गया है, कॉम्पिटिशन्स मैं देखती हूँ, फर्स्ट आ गया बच्चा, नात कंपटीशन में फर्स्ट है, सेकंड है। ये अप्रोच जो है ये बहुत डिस्करेजिंग होती है बच्चों के लिए, स्पेशली जो खैर सब बच्चों के लिए मेरा तो ख्याल है बहुत डिस्करेजिंग होती है। तो अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि सक्सेस जो है वो सक्सेस पे बिल्ड होगी। आप उसको, अगर एक बच्चा फेल कर रहा है, फेल करने से मेरा मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा कोई भी स्किल अचीव करने में, तो उसको आप थोड़ा सा जो उसका बेंचमार्क है वो नीचे ले आए, ताकि वो उसको सक्सेस मिल सके। जब आप ऐसा करेंगे ना तो उसको, वो खुद ही से उसको एनकरेज वो इतना ज्यादा होगा कि वो और ज्यादा काम करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। लेकिन अगर आप पहले ही उसका एक्सपोजर फेलियर से करा देंगे तो वो पहले स्टेप पे ही उसका डिस्करेज होना जो है ना, वो मतलब डेफिनेटली वो डिस्करेज फील करेगा। तो मतलब ट्राई करें, कोशिश करें कि सक्सेस के ऊपर सक्सेस का को बिल्ड करने की। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, और फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ प्री स्कूल की बात नहीं है, ये मतलब थ्रू आउट स्कूल इयर्स में K-12 बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप फैमिलीज के साथ हैं। यहाँ पर मैंने बहुत तेजी से अपनी ये ख़त्म किया है क्योंकि 1 घंटे का टाइम था और हम मेरा ख्याल ऊपर चले गए हैं। एंड पे मैं सिर्फ क्योंकि मैंने जब ये प्रिपेयर कर रही थी अपनी पावर पॉइंट, तो मुझे अपना वो टाइम याद आ गया जब मैंने डे केयर में कुछ महीने काम किया था, और इट वॉज वंडरफुल टाइम। और मैंने बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं।
तो मैं आपके साथ तक कुछ जी मिस आरजू, हमारे पास 1.5 आवर का टाइम है, तो आप ले लें। अच्छा सॉरी, अच्छा मैं बहुत तेज फिर बोल रही थी। अच्छा ठीक है, नहीं थैंक यू कोई सो बात मच। नहीं है, मुझे क्योंकि लगता है क्वेश्चंस भी करेंगे ना, हाँ जी टाइम उनको देंगे हाँ ना। जी, ठीक है, क्वेश्चन जरूर लेंगे, बिल्कुल। हाँ जी, जरूर इंशाल्लाह। ये बस 1 मिनट है, मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाना चाह रही थी, जो ड्राइंग्स हैं एक्चुअली ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बनाकर भेजी थी। 5 इयर्स का ग्रुप था मेरे पास, और ये मेरे बच्चों ने मुझे ड्राइंग्स बनाकर दी हैं, और ये फ्रेंच बच्चे हैं और उन्होंने फ्रेंच में लिखा हुआ है pour मलिक यानी कि फॉर मलिक, do मेगन यानी कि फ्रॉम मेगन। ये है एक मलिक ए क्लोई यानी कि मलिक एंड क्लोई। ये मेरे बच्चों की ड्राइंग्स, और मैंने अब उनकी पिक्चर्स ली और मैं अभी तक मैंने इनको रखा हुआ है, हालांकि इट वाज लॉन्ग टाइम अगो। ये है एक जतैम, आई लव यू मिस मलिक। और ये है, मुझे नहीं याद कि मैंने ये कपड़े कब पहने होंगे, मैंने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने, लेकिन बच्चों की इमेजिनेशन है। इसने लिखा हुआ है पो मिस मलिक, और स्पेलिंग्स आप देखिए, मतलब जो भी उन्होंने सोचा कि ये स्पेलिंग होंगे उन्होंने वो लिखे हुए हैं। एंड थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ। मेरी प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गई है, अब आपके क्वेश्चंस हैं। जी गो अहेड। काफी ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं कुछ चैट में भी, तो अगर कोई मेरी हेल्प कर दें, कोई पढ़ दें, और इसमें से आप फिल्टर करके। मैं कुछ पूछना चाहूंगी, सॉरी। जी जरूर। मैं ये सॉरी मैम खतीजा, प्लीज कैन आई? मुझे 1 सेकेंड मैम दे दे। खतीजा, हाँ अच्छा जी, ठीक। असल में महविश क्वेश्चन लेगी, तो मैं महविश। अच्छा जी आप काइंडली देख ले, क्वेश्चन ले ले प्लीज। ओके। मेरे ख्याल में मैम जिस किसी को भी क्वेश्चन पूछना है, या तो आप मुझे चैट के थ्रू भी भेज सकते हैं, या फिर आप रेज हैंड की ऑप्शन यूज कर लें, फिर आप उसके बाद अपना क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं। जी, अच्छा सॉरी। एक मैं मिनट, अपना हाथ रेस कर लूं। एक क्वेश्चन है, जस्ट वन क्वेश्चन। अगर एक महविश या एक कोई मुझे क्वेश्चंस कर लें तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि चैट में भी मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली। जी हुमेरा, आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी नहीं मैम, उम्मे कलसूम को दे दे प्लीज। मैम जी उन्होंने पहले रेज हैंड किया है, तो फिर मैं ऐसा सबके लूंगी। ओके जी हुमेरा, गो अहेड। जी थैंक यू सो मच, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन जी, बहुत ज़्यादा लर्न किया, बहुत सीखा, और बहुत डिटेल था। बहुत ज़्यादा क्यूरीज मेरी इसमें नहीं है कि मेरी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर हैं। मुझे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से थोड़ी सी एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि क्या पाकिस्तान के हवाले से भी कोई स्टैट्स, कुछ डाटा इनके नॉलेज में है, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी थॉरो स्टडी किया हुआ है, तो माइट बी सम अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस। मैं सिर्फ वो थोड़ा सा शेयर पूछना चाह रही हूँ कि इज दैट ओके हुमेरा, समथिंग वी लाइक गॉट दैट। योर क्वेश्चन। जी अच्छा, मुझे क्वेश्चन, हाँ जी समझ आ गई है मुझे। एक्चुअली पाकिस्तान का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, और जितनी भी रिसर्च मैंने पढ़ी है वो सब मतलब दूसरे मुल्कों की है, और उसी से मैंने सारा वो किया है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान का ही शेयर करती, क्योंकि वो ही ज्यादा, मतलब शेयर तो वही करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रिसर्च इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, और जो हो रही है उसमें पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मैं तो इनकरेज करती हूँ कि पेरेंट्स को कि प्लीज पार्टिसिपेट करें रिसर्च में। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही रिसर्च होगी। ओके, थैंक यू। बहुत उसके बाद शुक्रिया, क्वेश्चन थैंक यू जी। सुल्ताना अब्दुल का क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट कि आप अपने क्वेश्चंस बहुत प्रिसाइज रखें, ताकि हम टाइमली उनको आंसर कर सके बिफोर द एंड ऑफ द सेशन। जी सुल्ताना। सॉरी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सुन रही थी। ओके, रेज हैंड की ऑप्शन यूज कर रही थी, तो आई थॉट यू हैव अ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है महर महर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैम उम्मे कुलसूम, आप अपना क्वेश्चन पुट कर दें। जी मैंने क्वेश्चन पूछना था इंक्लूसिव सेटिंग के बारे में। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। ऑब्जर्वेशन है मेरी इन ड्राइंग्स की, उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, और मैं इंक्लूसिव सेटिंग के ऊपर, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं इनके भी इंक्लूसिव सेटिंग में स्पेशल
इनके ऑटिस्टिक बच्चों के। ये जो ड्राइंग्स आपने दिखाई इनकी क्या एज थी? डू यू रिमेम्बर? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग 5 years 5 years 5 years। मैंने आपको पहले जी जी। अच्छा, इनकी जो स्पेसिफिकली देखें जो फिगरेटिव जिनकी फिगर्स बने हुए इनमें जो आईज हैं और जो एक फेस एक्सप्रेशन है, तो क्या ये मेथड यूज हो सकता है इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए कि किस स्टेज के ये ऑटिस्टिक हैं? इनकी नहीं, ड्राइंग्स इनमें के से जरिए कोई भी बच्चा किसी को भी ऑटिज्म नहीं था। अच्छा, नहीं मैं कह रही हूँ ये मेथड यूज हो सकता है? आपने चूंकि रिसर्च स्टडी की है नहीं ना? नहीं, ये कोई ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे क्लिनिकली जैसा मेथड्स डिफरेंट सिम्टम्स को जो क्लियर सिम्टम्स होते हैं उनको देखना। अच्छा ठीक है। दूसरा इंक्लूसिव सेटिंग में बताइए, ये जो फिजिकल सेटिंग है जी, तो इसमें कोई स्कूल जैसा पाकिस्तान में हेड स्टार्ट है, इधर एक स्कूल है इस्लामाबाद में हेड स्टार्ट, तो हेड स्टार्ट के पास इंक्लूसिव सेटिंग है टिल क्लास 5। तो इन्होंने अपने जो क्लासरूम्स जिसके ना इंक्लूसिव सेटिंग है उनकी और स्टेयरकेस और फिर उनकी जो डेस्क हैं उनकी जो जिस तरह की अभी आपने एक स्लाइड में बताया था कि इनके इंक्लूसिव सेटिंग में इनकी जो चीज़ें हैं सामान है इसको भी लाइट्स हैं जैसा उनकी जो रिफ्लेक्शंस हैं ये सब इनके मूड के ऊपर असर करते हैं। तो इसके लिए कोई ख़ास आपके वहाँ कनाडा में उनके क्या रूल्स हैं? पाकिस्तान के तो कोई सच हमारी जो एजुकेशन डायरेक्टरेट है या मिनिस्ट्री है इसमें इंक्लूसिव सेटिंग के लिए कोई स्कूल स्टार्ट करना हो तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस तक तो हम अब तक गए नहीं हैं। तो वहाँ कनाडा में क्या कौन सी डिपार्टमेंट है जो इसको कंट्रोल करता है? एक्चुअली नहीं, डिपार्टमेंट तो यहाँ पे डिफरेंट है ना, जिस तरह मिनिस्ट्री है जो डे केयर्स वगैरह हैं वो तो मिनिस्ट्री जो है फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, नहीं एजुकेशन के साथ नहीं है वो, इसका ताल्लुक नहीं है। मैं कह रही हूं नहीं एजुकेशन के साथ नहीं है, ये ऑलटुगेदर डिफरेंट मिनिस्ट्री है। लेकिन ये सेटिंग्स करना उनका काम नहीं है, उन्होंने पहले से एक गाइडलाइन दे दी हुई है। लेकिन जो लाइट्स की आप बात कर रही है ना वो सब डे केयर्स में ऐसा नहीं है, जो आप हेड स्टार्ट वाला बता रही है ना वैसा यहाँ पर नहीं है। इंक्लूसिव है, लेकिन अगर कोई बच्चा एक डे केयर में, फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं एक डे केयर में जिनके सेंसरी इश्यूज हैं, लाइट के साथ हैं उनके, तो फिर उनको इस तरह से वो अकोमोडेट करते हैं कि जिस रूम में उन बच्चों वाला ग्रुप होगा वहां पर उसको वो चेंज कर देंगे। मतलब उन्होंने पूरा जो आप हेड स्टार्ट का मुझे बता रही हैं वो तो मैंने कनाडा में कभी नहीं देखा इस तरह से। हेड स्टार्ट इज द ओनली स्कूल राइट नाउ इन इस्लामाबाद जो बड़ा वाला है। इनके पास इंक्लूसिव सेटिंग है, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि यहाँ पर कनाडा में, क्योंकि मैं पब्लिक स्कूल्स में ही काम करती हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है। वो सिर्फ जब बच्चे आएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड वो उसको चेंज कर देंगे। मतलब पहले से उन्होंने कोई सेटअप नहीं बनाया हुआ, जैसा मतलब मुझे हेड स्टार्ट का सुन के ऐसे लग रहा है कि एक सेटअप है ऑलरेडी और उसमें वो उन्होंने इंक्लूसिव बनाया हुआ है। ये ऐसे नहीं है, जिस तरह वो उस वक्त चेंज करेंगे। नीड्स बेस्ड जो मॉडिफिकेशंस है ना वो नीड्स बेस्ड होती हैं। हाँ जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हेड स्टार्ट में ही सिर्फ इंक्लूसिव सेटिंग है इस्लामाबाद के। जी मैंने सुना है, मैंने भी सुना है इसके अंदर सेटिंग है, लेकिन वो एज सच कोई कमरों में ऐसे कोई फिजिकल सेटिंग कोई खास नहीं है, आम नहीं होती तरह है, नहीं होती, वो बिल्कुल रेगुलर। हाँ जी, बच्चे इंक्लूसिव हैं जी। जो मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूंगी मैम, कुछ हेड स्टार्ट के हवाले से उन्होंने ये रखा हुआ है कि सब क्लास में 20 की स्ट्रेंथ है तो 18 बच्चे नॉर्मल होंगे, 2 बच्चे जो हैं उन्होंने स्पेशल प्रोपोर्शनेट है इनका, और उनका कोर्स भी इसी तरह से उन्होंने उसके अकॉर्डिंग टू द नीड्स डिजाइन किया हुआ है। एंड उनके लिए उन्होंने स्पेशल टीचर्स 2 टीचर्स होंगे और उनके लिए उन्होंने अलग टीचर साथ रखी हुई होती है। इसके अलावा बहुत और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो ये कर रहे हैं, जैसे हमारा स्कूल था, हम उसमें अकोमोडेट कर रहे थे इन बच्चों को, लेकिन सेटअप वही होता है कि आप उनके लिए सेपरेट टीचर रखते हो एंड आप उनको बाकी बच्चों के साथ एक ग्रुप में इंगेज रखते हो। लेकिन वो अभी इतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उसमें बहुत सी गाइडलाइंस ऐड करने की जरूरत है। गाइडलाइंस भी हैं और हाँ जी वो तो डेफिनेटली तो आहिस्ता आहिस्ता सबसे इम्पोर्टेंट तो टीचर ट्रेनिंग है। सबसे क्यूरी को आंसर किया गया है, काफी और भी क्यूरीज हैं तो हम उनसे ले लेते हैं। और आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप रेज हैंड करें और फिर पूछे, और मुझे नहीं पता चलेगा अगर आप रेज हैंड नहीं करेंगे तो आपका कोई सवाल है या नहीं। उल्फत बंगश का क्वेश्चन है। जी उल्फत।
जी आप अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल नहीं है प्लीज। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। महविश मेरा सवाल नहीं है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो प्लीज आप रेज हैंड की ऑप्शन यूज मत कीजिएगा, आप अपने हैंड्स को लोअर करें। उसके बाद शान हैदर का क्वेश्चन है। जी शान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। एंड थैंक्स लॉट मैम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी एंड बहुत कुछ समझने सीखा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल जो सोसाइटी में मतलब कोई बच्चा हमें सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है या उसका आई कांटेक्ट हमारे साथ इतना अच्छा नहीं है, तो हम यूजुअली एक टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंट। तो ये जो ऑटिज्म का जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो ये दोनों की कोई रिलेशन हो सकती है? नहीं, मैंने तो जब आपको बताया, जब मैं ये बात करी थी आई कांटेक्ट की, तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे कल्चर में तो आपको पता है कि आई कांटेक्ट करना अच्छा नहीं समझा जाता, बड़ों के सामने नजरें उठा के बात नहीं करनी, ब्ला ब्ला। अब प्रेजेंटली मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या मतलब किसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जनरली हमारे कल्चर में तो ऐसा ही होता था पहले। लेकिन जहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि बात नहीं कर रहा ये वो, तो वो बात यह कि हमारे कल्चर में तो हम बच्चों को बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए। मतलब बच्चे के सामने कहा जा रहा है, लो तुम में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम तो बहुत शाय हो। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में बच्चों को ऐसा कहना बहुत बुरा समझा जाता है, और अगर आप मेरे बच्चों को कहेंगे तो वो डेफिनेटली आपको कहेंगे कि आप जो है आप अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हर कल्चर की अपनी होती है ना बातें। तो सही। ओके शान, आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमेरा शाहीन का। जी हुमेरा, आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी मैं सिर्फ थोड़ा सा, मैम उम्मे कुलसूम ने जो एक ड्राइंग के हवाले से बात की थी कि ड्राइंग के इम्प्रेशंस कैसे हो सकते हैं ऐसे बच्चों के, तो मैं उसमें थोड़ा सा शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे पास कुछ बच्चों के जो स्पेशल नीड्स के साथ थे, उनकी ड्राइंग स्केचेस मौजूद हैं, जो मैं चाह रही थी कि मैम आरजू से भी शेयर करूँ थोड़ा, अगर आप लोग अलाउ करो तो वो भी इन केस फॉर फ्यूचर presentation she can add that, so that it can give some impression of trying of that kind of children. तो वो मैं चाह रही थी कि आप अलाउ करें तो आई वुड लाइक टू शेयर से उनका ईमेल ले ले और आप बाद में। हाँ डेफिनेटली आप मुझसे ईमेल। Can I ask my question? अतिया का। अतिया आप अपना क्वेश्चन। Can I ask? जी मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ जी। यार ये ड्राइंग मुझे भेज दो। आहिस्ता आहिस्ता मैं सबके लूंगी, काफी सारे नहीं असल में हाँ आपने शुरू में किया लेकिन मेरी आवाज नहीं आई तो मैं कुछ पूछ नहीं सकी। चले मैं दोबारा, आप पूछें अपना क्वेश्चन। जी मैम आरजू, आई वांट टू नो कि कैन वी क्लासिफाई चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड स्पेशल चिल्ड्रन? जी डेफिनेटली। मतलब हाँ जी, मतलब देखिए ऑटिज्म वाले बच्चे, हाँ मैं आपको बताती हूँ, ऑटिज्म वाले बच्चे भी स्पेशल नीड्स वाले ही हैं। हाँ। सब बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं। ऑटिज्म पाकिस्तान में उनको अलग से कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में उनको अलग से नहीं कहा जाता। मतलब सब स्पेशल नीड्स में ऑटिज्म भी शामिल है, हर बच्चा। और स्पेशल नीड्स में एक्चुअली सारे वो बच्चे आते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। फॉर एग्जांपल जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जिनको हम बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं, जिनका IQ लेवल 110 से ज्यादा होता है, उनकी भी स्पेशल नीड्स होती हैं। उनके लिए भी अकोमोडेशंस और मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनके लिए भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, जो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनमें डिसेबिलिटीज हैं, ये बिल्कुल गलत है। स्पेशल एजुकेशन हर उस बच्चे के लिए है जिसकी स्पेशल स्पेसिफिक नीड्स हैं, उसमें गिफ्टेड बच्चे भी आते हैं। Okay. I hope I answered your question. नेक्स्ट क्वेश्चन अतिया का क्वेश्चन है। जी अतिया, आप अपना क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अतिया इनाम है और मैं
यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स से मेरा ताल्लुक है। मैं बस क्वेश्चन नहीं है मेरा, मैं यहाँ पे एक सेंटर रन करती हूँ और वो समहाउ इंक्लूसिव एजुकेशन के करीब है, तो मैं कुछ चीज़ों में उम्मे कुलसूम और दूसरे लोगों का आंसर करना चाही थी। एक बात तो मैं पहले ये बताना चाही थी, वही जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर दिया कि कोई ड्राइंग के पैटर्न अभी तक रिसर्च नहीं है कि हम कहेंगे ये पैटर्न है। और जैसे आपने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन भी किया कि ऑटिज्म इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि एक बच्चे की सलाहियत, आदत वो दूसरे बच्चे से नहीं मिलती कि हम ये कहें कि टिपिकल एक जैसे बिहेवियर्स होंगे और उनके लिए एक जैसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बना लेंगे उनको इंक्लूसिव सेटिंग में बनाने का। और जैसे उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि वो नीड बेस्ड होता है, हर बच्चे की नीड के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा तेज रोशनी से नहीं घबराता, कई कम रोशनी से भी घबराते हैं, इसी तरह साउंड जी। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो एक मैं सिर्फ ये उनको जवाब देना चाही थी। और दूसरा जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में इंक्लूसिव एजुकेशन फोन वाइब्रेशन के पे कोई काइंडली आप अपना फोन वाइब्रेशन से रिमूव करें, कोई फोन से किसका फोन है भाई? हाँ, ये बहुत अनोइंग है जी। जी जी और दूसरा अतिया। मैं यही बताई थी कि रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के हवाले से बने हुए हैं, लेकिन ऑटिज्म भी काफी काम हुआ है, लेकिन अभी तक ज्यादातर काम जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं और पाकिस्तान में अभी गवर्नमेंट लेवल पे इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। लेकिन जो काम हुआ है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में SNAs के साथ बच्चे जो है वो नॉर्मल स्कूल्स में एडजस्ट होते हैं, आमतौर पर स्पेशल नीड असिस्टेंट्स जो है वो रखे जाते हैं और वो ज्यादातर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते पाकिस्तान में, ऑब्वियसली दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑटिज्म वाला बच्चा है वो ज्यादातर डील नहीं होता। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में, बल्कि लाहौर में जैसे मैं हूँ, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि खास तौर पे ऑटिज्म के बच्चों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं तो वो हर एक की रीच में नहीं है। दूसरा ये है कि चूंकि जो बच्चे सेवेरिटी में थोड़े ज्यादा होते हैं उनको स्कूल नहीं लेना चाह रहे होते, क्योंकि उनके पास 1-to-1 टीचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए नहीं होता है। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हैं और इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं वो अप्रिशिएबल है कि एटलीस्ट कुछ हो रहा है। तो गवर्नमेंट लेवल पे तो अभी इसकी रिकॉग्निशन नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। दैट वाज माय थैंक यू अतिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे आपका कमेंट था। यहाँ पर सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत छोटे लेवल पे कर रही हैं ना। मतलब जब गवर्नमेंट की तरफ से जब तक उसको नहीं वो उसको बैक करेंगे इस आइडिया को, एक्चुअली उन्होंने तो साइन तो सब पे किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। वो जो भी पॉलिसी है जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी तब तक ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। ऑफ कोर्स मैं तो सिर्फ अभी 6 मंथ्स तक थी, कोविड की वजह से मैं वापस आ गई। इंशाल्लाह दोबारा जब भी ये खत्म होगा सिलसिला तो दोबारा मैं आऊंगी। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे जब तक नहीं होगा, ये ऐसी चीज है जो कभी भी प्राइवेट स्कूल्स तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस है। और गवर्नमेंट में होगा तो कुछ होगा, क्योंकि कनाडा में भी प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अस्मा मलिक का। जी अस्मा, आप अपने क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक इंस्टीट्यूट भी अपना रन कर रही हूँ जिसमें हम ऐसे बच्चों को इंक्लूड करते हैं विद नॉर्मल सिटिंग। हमें जो मेन इशू यहाँ पे आता है वो ये आता है कि इन बच्चों का कंसंट्रेशन, तो आई कांटेक्ट नहीं देते, स्पेशली ऑटिज्म के जो किड्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होता है। तो क्या कोई उस पर कोई टिप्स आप 1-2 बता सकती हैं जो कि हमें उस पे हम अपने टीचर्स को गाइड करें, या उनको कुछ ऐसा जो कि थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन स्पैन बेहतर कर सके? अच्छा, ये इसमें ये है कि आप उसको प्रैक्टिस के जरिए बेहतर कर सकते हो। मतलब आप क्योंकि हर बच्चा जो है वो एक यूनिक है। अगर एक बच्चे का अटेंशन स्पैन 3 मिनट्स है, किसी का 4 मिनट्स होगा, किसी का 5 मिनट्स होगा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो आप ये कर सकती हैं कि जिसका 3 मिनट है उसको अगर आप चैलेंज देती हैं तो उसको 3 वाले को आप थोड़ा सा पुश करके 3.5 मिनट्स पे ले जाएं, फिर थोड़ा सा पुश करके 4 मिनट्स तक ले जाएं। ये एक्सपेक्ट करना कि एक बच्चा है जिसका अटेंशन स्पैन सिर्फ 3 मिनट्स का है और वो एकदम से 10 मिनट्स बैठ के आपकी बात सुन लेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो उसको थोड़ा थोड़ा, और कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि आप वो अगर उसका 3 मिनट्स है तो आप उसको 5 मिनट बिठा सकती हैं। 3 मिनट्स के बाद उसको ब्रेक दें,
ब्रेक के बाद फिर वापस लेकर आए और फिर बिठाएं और फिर दोबारा, क्योंकि इस तरह वो ज्यादा अच्छा कंसंट्रेट करेगा, बजाय इसके कि आप उस बच्चे को जबरदस्ती बिठा रही हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मतलब जो भी आप उसको सिखाने की कोशिश कर रही हैं वो कभी भी नहीं सीखेगा, क्योंकि जबरदस्ती वो बैठ तो गया है लेकिन उसकी अटेंशन तो नहीं है ना। मतलब वो चीज है जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। आप ये कंट्रोल कर सकती हैं कि आप उसको ब्रेक्स दें और दोबारा वापस लेकर हम लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। हुमा, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन जो है मैम आरजू से है और उसी मैम अतिया से ही रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। जो उन्होंने बात की थी कि गवर्नमेंट लेवल पे जैसे नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काफी काम कर रहे हैं, तो मैम जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में आई थी तो आप मेरी मुलाकात भी हुई थी, मैं अमीन मकतब में वहाँ पे मुझे याद है आप। जी तो मेरा एक इम्पैक्ट ये था कि आप आई हैं यहाँ पे इंक्लूसिव के सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एसोसिएशन बनाएंगी। तो मेरे वो जहन में हमेशा से यही था कि जब आपका मकसद यहाँ पे एक व्यू लेना था या एसोसिएशन बनाना था, तो अगर आप यहाँ पे कोई एसोसिएशन इस तरह की बनाती हैं इंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर पेरेंट्स को पता चलेगा कि देखें इनको इंक्लूसिव सेटअप में भी भेज सकते हैं। अभी कुछ पेरेंट्स को पता है, मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत स्लम एरिया से भी आते हैं और जो अफोर्डिंग नहीं हो सकते, तो उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि इनको हम इंक्लूसिव में भेजें। उनको यही है कि जी हम भी प्राइवेट स्कूल में भेजें, सॉरी प्राइवेट के बजाय तब ये स्पेशल नीड्स के साथ भेजें, कि इंक्लूसिव का उनके जहन में बहुत दूर तक उनके जहन में है ही नहीं। आपका मेरा जी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कोई एसोसिएशन इस तरह की क्या आपका इरादा है नेक्स्ट यहाँ पे बनाने का, जहाँ पे एक पेरेंट्स को प्लेटफॉर्म मिले, लाहौर में आप स्टार्ट जैसे करें तो प्लेटफॉर्म मिले कि इंक्लूसिव में भेजना चाहिए एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि अभी अवेयरनेस भी नहीं है जी मैम। अच्छा, उस अवेयरनेस के लिए मैंने पहला स्टेप तो यही लिया था कि मैंने अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे मैं सब पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप जितने से ज्यादा पेरेंट्स को वहां पर उसमें ऐड करें। और वहां पे मुझे पेरेंट्स की तरफ से इतना रिस्पांस नहीं मिलता। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें, आप उसमें कुछ शेयर करें अपनी चीजें, कोई क्वेश्चन करें। मैंने आपको एक ईमेल वहां पे दिया, अपने पेज पे एक ईमेल है, मुझे जो क्वेश्चन करता है मैं उसका जवाब देती हूँ। मुझे पेरेंट्स प्राइवेट मैसेजेस करते हैं, मुझसे काउंसलिंग के लिए पूछते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ। मतलब जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मेरे रिकॉर्ड पे है, मैंने अभी तक किसी को इनकार नहीं किया। प्रॉब्लम मुझे जहाँ पे ये लगती है कि शायद पेरेंट्स की तरफ से मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा वो शायद जानते नहीं है इसके बारे में। मैंने कुछ वीडियोस बनाई, मैंने उर्दू में वीडियोस बनाई, मेरा ख्याल है पिछले साल समर में मैंने ये स्टार्ट किया था। उनमें भी मैंने पेरेंट्स को कहा आप इसको शेयर करें, मैं उर्दू में ही कर रही हूँ, सबके लिए उर्दू में, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो है वो इंग्लिश नहीं समझती, नहीं बोलती, रीडिंग तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन यह है कि वो उसमें बात यह है कि पार्टिसिपेशन तो ज्यादा पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए। मैं तो वहां पर अवेलेबल हूँ, मैं तो हमेशा अपने ग्रुप में भी कहती हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे ईमेल करें। बल्कि बहुत से पेरेंट्स मुझे कहते हैं हमने बात करनी है, मैं उन्हें कॉल भी कर लेती हूँ, व्हाट्सएप तो फ्री है सबके लिए। और आजकल मैं काउंसलिंग कर रही हूँ तो वो भी मैं फ्री दे रही हूँ सबके लिए। अभी थोड़ा सा मैंने उसमें काउंसलिंग में थोड़ा सा ब्रेक इसलिए आया है क्योंकि मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट में साथ कुछ कर रही हूँ कोलैबोरेट, तो उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उस दूसरी काउंसलिंग को मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही। एसोसिएशन की जहां तक बात है, पाकिस्तान में बहुत सी एसोसिएशंस हैं। मैं कोई एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती, लेकिन मेरी ड्रीम ये है कि मैं एक मॉडल इंक्लूसिव स्कूल जो सही वाला होता है, जिसमें मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, पूरे सेटअप का मुझे पता है, वो मेरी ड्रीम डेफिनेटली है। और वो मैंने स्टार्ट इंशाल्लाह जरूर करूंगी जब मेरे पास इतने रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं फुल फ्लेज्ड एक स्कूल बिल्डिंग एवरीथिंग बना सकूं। जैसे ही मेरे पास होंगे, मैंने सबसे पहला काम यही करना है। आई डोंट केयर कि पाकिस्तान के किस शहर में होगा, मतलब मेरे लिए पाकिस्तान पूरा मेरा ही मुल्क है। तो मैम आरजू मलिक, यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि हम लोग लिफ्ट इस्लामाबाद के पैनल से अभी हम स्पेशल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं।
और उसमें इंक्लूसिव का एक सेटअप बनाना चाह रहे हैं। हमने अभी एक वेबिनार्स भी करवाए हैं स्पेशल इसीलिए कि हम किस तरह इन बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं। हम इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करें। इंशाल्लाह आई लेट यू नो द डिटेल्स सून। इंशाल्लाह मैं तो चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई कोलैबोरेट करे, जो भी करेगा। मैंने पूरे 1 साल की मैं सबैटिकल लीव पे हूँ, छुट्टी पे हूँ, विदाउट सैलरी, सिर्फ इसी काम के लिए मैं पाकिस्तान आई थी। और हम लोग मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान मूव हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये कोविड की वजह से हमारा थोड़ा डिले होगा, अदरवाइज मेरी ये ड्रीम है जो मैंने अपने बच्चों के हवाले से देखी हुई है कि जितना मेरे बच्चों ने बेनिफिट लिया है इंक्लूसिव एजुकेशन से, दोनों मेरे बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं, जितना उनका है और जिस तरह की उनकी ग्रोथ है, जिस तरह उनकी पर्सनालिटीज बिल्ड हुई हैं, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हर बच्चा ऐसा ही हो। मतलब जितनी वो सेल्फ एडवोकेट हैं अपने, और वो खुद बोलते हैं कि हमारी स्पेशल नीड्स है, हमें ऐसे ट्रीट करो, हमें ऐसे बात ना करो, ऐसे करो। तो मतलब माशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा ऐसा हो, हर बच्चा। और मैं खुद ट्रेन करूंगी, मतलब मेरी तो ये ड्रीम है कि मैं कहती हूँ कि मैं खुद ट्रेन करूंगी स्टाफ को, सब कुछ, सारा सेटअप। बात सिर्फ ये है कि उसके लिए रिसोर्सेज जरूरी हैं, वो मेरे पास नहीं है। Thank you, Ms. Arzu, for sharing your views and we wish you. Thank you, ma'am. Ma'am Khadija, welcome. wind up करना चाहती हैं जी मैम? वाइंड अप तो नहीं करना चाह रही थी क्योंकि इतने मज़े के क्वेश्चंस और इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमें मज़ीद इस पे सेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे इंशाल्लाह मैं ज़रूर करवाऊंगी अगर आप। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं मैम आरजू का क्योंकि उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया और ये सारा कुछ, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम आपके नॉलेज से, आपके स्किल से फ़ायदा उठाएंगे और अपने मेंबर्स को उससे फ़ायदा देंगे। जो यहाँ पर एक डिस्कशन का सिलसिला चला है, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम स्पीकर्स को लाएंगे आपके लिए। ईद के बाद होपफुली और वेबिनार्स करेंगे और जब हालात बेहतर हो जाते हैं तो हम इंशाल्लाह फेस टू फेस सेशंस भी करने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी मेरे जहन में आ रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकली एक स्कूल खड़ा करें, स्टाफ ले ले, सब कुछ करें। तो पाकिस्तान नहीं, के बिल्कुल खदीजा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब मैं तो लोगों से कहती हूँ कि मैं ट्रेन कर देती हूँ, आपके स्टाफ को ट्रेन कर देती हूँ। मतलब जरूरी नहीं है, बिल्डिंग जरूरी नहीं है, बिल्डिंग्स तो आप लोगों के पास हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से मेरा नहीं कोई कमी नहीं है, कमी है। सिर्फ हमें कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है और अपना नॉलेज हम अपडेट नहीं करते हैं। जो जदीद जो जदीद रिसर्च हमें कहता है उसको समझने की जरूरत है, उसको पढ़ने की जरूरत है और एक दूसरे से शेयर करने की जरूरत है। तो ये जो पाकिस्तान अलायंस और फिर रूपानी फाउंडेशन ये एफर्ट जो कर रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, क्योंकि लोग इस वक्त घरों में बैठे हैं तो हम समझते हैं कि ये उनके टाइम का बेहतर इस्तेमाल है, तो हम एफर्ट कर रहे हैं। और आप जैसे और इससे पिछले सेशन में जो हमारे स्पीकर्स आए, डॉक्टर साहब आए, गुरु साहिबा आई और मैंने खुद सेशन किया, तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो भी हम यहाँ पर सेशंस करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन पाकिस्तान अलायंस के फेसबुक पे और वेबसाइट पे आपको ये तमाम मालूमात मिलेंगी। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। ईद से पहले अगर हम सेशन अरेंज न कर सके तो मेरी तरफ से आप तमाम को एडवांस में ईद मुबारक हो। और आप लोगों के बिहाफ पे मैं मैम आरजू का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि टाइम डिफरेंस और बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद आपने ये बहुत सक्सेसफुली और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन हमारे लिए कंडक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर जल्द खदीजा, मेरी तरफ से भी आप